अच्छा, अभी हमने लीवर किया है ना, तो इसके साथ रिलेटेड टॉपिक है हेपेटोबिलियरी सिस्टम, वो कर लेते हैं, फिर स्प्लीन और पैंक्रियास को ना हम एक साथ करेंगे इसके बाद। तो बिलीयरी ट्री की बात करते हैं, वो कहता है बिलीयरी ट्री में इंट्रा हेपेटिक बिलीयरी रेडिकल्स आते हैं। ये रेडिकल्स लीवर में मौजूद होते हैं, लीवर के जो सेगमेंट्स हैं उनको ड्रेन कर रहे होते हैं। आपको पता है कि ना हर इंडिविजुअल सेगमेंट का अपना एक रेडिकल होगा जो उसको ड्रेन कर रहा होगा। और फिर ये जो है सारे रेडिकल्स है ये मिलते हैं, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स मिलती हैं। जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है उनका मेनली एक्स्ट्रा हेपेटिक कोर्स ही होता है, कि वो एक्स्ट्रा हेपेटिक जब लीवर से बाहर निकलते हैं तो ज़्यादातर लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है। राइट जो है वो लेफ्ट में एंटर हो जाती है, ज्वाइन कर जाती है, और फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनते हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये लेंथ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इसोफेगस की थी 25 सेंटीमीटर, तो ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है इसकी सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है। अब ये क्या करेगी, सिस्टर डक्ट से मिलेगी, फिर कॉमन बाइल डक्ट बन जाएगी। कॉमन बाइल डक्ट जो है ये मेनली है जो बाइल लेकर जाएगी एम्पुला ऑफ वेंटर तक जाएगी, वहाँ पर जाके एंड होगा और सेकंड बाइल डक्ट में ये ओपन होगी। कॉमन बाइल डक्ट की जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसका जो डायमीटर है वो 7 मिलीमीटर तक इसका डायमीटर होता है। अच्छा, उसके बाद इसके फर्दर जो पार्ट्स होते हैं, इसमें सुप्राड्यूडिनल पार्ट होता है, रेट्रोड्यूडिनल पार्ट होता है, इंट्रा पैंक्रियाटिक पार्ट होता है। इंट्रा पैंक्रियाटिक का क्या मतलब हुआ कि जब ये कॉमन बाइल बनती है ना, पहले ये डूडेनम के पीछे ऊपर से गुजरती है, ऊपर होती है यानी ना डूडेनम के, फिर ये डूडेनम के पीछे चली जाती है रेट्रोड्यूडिनल, फिर ये जो है ना वो जब इंटर होती है ना एम्पुला वेंट्रम में, तो उससे थोड़ा सा पहले ये पैंक्रियाज में से गुजरती है। वहाँ से गुजरते हुए ये पैंक्रियाटिक डक्ट को अपने साथ मिलाती है, फिर ये जो है ना वो वहाँ पे एम्पुला वेंट्रम में ओपन होती है। अच्छा, ये ना लेसर वेंट्रम के फ्री एज में होती है सबसे पहले, और फिर जो है ना ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डूडेनम के पीछे से गुजरती है, फिर ये गुजरती है हेड ऑफ पैंक्रियास से, फिर पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलती है और डूडेनम इंटर हो जाती है। ब्लड सप्लाई बाइल डक्ट की जो है वो सेगमेंटल वेसल्स होती हैं जो इसके अराउंड रन कर रही होती हैं, वो इसको सप्लाई कर देती हैं। सप्लाई इसकी 3 एंड 9 ओ क्लॉक पोजीशन पे मिलती है। और गोल ब्लैडर जो है वो एक बेड में पड़ा होता है। अब गोल ब्लैडर की वो बात करें कि वो बेड में पड़ा होता है अंडर सरफेस ऑफ लिवर पे, यानी लिवर की जो नीचे वाली सरफेस अंडर सरफेस है वहाँ पे गोल ब्लैडर पड़ा होता है, राइट और लेफ्ट हॉल्स के दरमियान। और एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर है इसका, इसका फंडस होता है, बॉडी होती है और नेक होती है। हार्टमैन पाउच ये इंपॉर्टेंट है, हार्टमैन पाउच एक डायलिटेशन होती है गोल ब्लैडर की, जहाँ से गोल ब्लैडर का आउटलेट है ना, जहाँ से बाइल ने बाहर निकले वहाँ आउटलेट के पास एक डायलिटेशन होती है जिसको हार्टमैन पाउच कहते हैं। ज़्यादातर जो गोल स्टोन बनते हैं वो इसी पाउच में बन रहे होते हैं, इसी में जमा हो रहे होते हैं। अच्छा, गॉल ब्लैडर को अब जो सप्लाई मिलती है सिस्टिक आर्टरी से मिलती है, जो राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। आपको याद आया होगा कि मैंने कहा था कि अगर आपने कॉमन हेपेटिक आर्टरी को ट्रांसेक्ट करना है, जैसे हमने लीवर ट्रोमा में देखा था, तो उसके बाद आपने कोलिसिस्टेक्टमी कर देनी है ना, क्योंकि लीवर गॉल ब्लैडर को वैसे ही सप्लाई रुक जानी है, तो आपने उसको बाहर निकाल देना है। और अगर आपने प्रिंगल मैनूवर किया था तब भी आपने कोलिसिस्टेक्टमी करनी है। तो ये इसलिए क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो राइट हेपेटिक आर्टरी से आती है। बाज़ औक़ात राइट हेपेटिक आर्टरी टॉर्चरस हो जाती है और वो एक टर्न सा बनाती है, एक हम्प बनाती है, जिसको मोइनीहान हम्प या कैटरपिलर टर्न कहते हैं, ठीक है। और एक्सीडेंटली ये लाइगेट भी हो सकती है कि पेशेंट उसको, डॉक्टर को या सर्जन को नहीं आइडिया था कि इसकी जो, क्योंकि यूजुअली राइट हेपेटिक टर्न नहीं बनाती, लेकिन अब उसने बनाया हुआ था, टर्न वहाँ से हो रही थी और एक कैटरपिलर सा टर्न था, सर्जन को नहीं पता था, तो उसने साथ ही उसको भी लाइगेट कर दिया कोलिसिस्टेक्टमी के दौरान, ठीक है। तो ये सारी हमने नोट में देख ली। अब हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस जो है, सबसे पहले तो आप रेडियोग्राफ कर सकते हो एब्डोमेन के। रेडियोग्राफ, अब आपने ना एक चीज़ याद रखनी है कि जो किडनी के स्टोन होते हैं ना वो ज़्यादातर 90% तक जो होते हैं रेडियो ओपेक होते हैं, कि आपको एक्सरे पे नजर आते हैं। लेकिन जो गोल्ड स्टोन होते हैं वो 80 टू 90% तक रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, एक्सरे पे नजर नहीं आते। सिर्फ 10% है जो रेडियो ओपेक होते हैं, आपको एक्सरे पे नजर आएंगे। और आपको जो एक्सरे पे एक और चीज़ नजर, एक तो गोल्ड स्टोन नजर आ जाएंगे ना 10% तक। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गोल्ड ब्लैडर की कैल्सिफिकेशन होगी, पोरोसिलिन गोल्ड ब्लैडर हो गया, जो कि एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है। और इसकी सूरत में आपको कोलिसिस्टेक्टमी करनी ही करनी है, तो वो आप डायग्नोस कर सकते हो, वो एक्सरे पे नज़र आ जाती है, ठीक है। अच्छा, एक्सरे इसके अलावा जो है आपको एयर भी दिखा सकते हैं, कि बिलियरी चैनल में या गोल ब्लैडर में कोई एयर होगी तो वो भी नज़र आ जाएगी। तो एक तो स्टोन नज़र आए 10%, दूसरा प्रोसिलिन गोल ब्लैडर, तीसरा एयर नज़र आ सकती है। अल्ट्रासोनोग्राफी, अच्छा एयर ये हो सकता है कोई फिस्टुला वगैरह ना बनाओ, इसलिए हम एयर देखते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है बिलियरी चैनल से रिलेटेड। ये स्टोन भी दिखा देती है, गोल ब्लैडर के ज़्यादातर स्टोन नज़र आ जाते हैं। बाइल डक्ट का कोई स्टोन हो वो भी नजर आ जाता है। अगर डायलिटेशन हुई हो बिलियरी ट्री की, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उसकी डायलिटेशन हुई हो, या गोल ब्लैडर वॉल की थिकनेस हुई हो, या पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड हो, जो कि कोलिसिस्टाइटिस में होता है कि थिकनेस भी हो जाती है गोल ब्लैडर वॉल की और पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड भी होता है, तो कोलिसिस्टाइटिस भी डायग्नोस हो जाता है अल्ट्रासाउंड से, और गोल स्टोन्स भी डायग्नोस हो जाते हैं। नेक्स्ट है सीटी स्कैन। ये क्या करता है, ये मेलिग्नेंसी, क्योंकि जब भी सिटी का नाम है हमारा माइंड मेलिग्नेंसी की तरफ, कैंसर की तरफ जाता है, कि हम हर कैंसर की स्टेजिंग के लिए सिटी स्कैन यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये ना सिर्फ उसकी स्टेजिंग में हेल्प करता है, ये हमें मेट्स भी बताता है कि कहीं सेकेंडरी या मेट्स गए हैं तो वहाँ कहाँ गए हैं, अगर कोई लिम्फ नोड इलार्ज है तो वो कहाँ इलार्ज है, ये सारी चीज़ें हमें सिटी स्कैन से पता चलती हैं। फिर आगे एमआरसीपी ईआरसीपी आ जाता है। एमआरसीपी एक्सीलेंट मोडालिटी है, कि ये एमआरई के प्रिंसिपल पे एक्ट करती है और ये आपको इमेजेस दे देती है बिलियरी ट्री के, जिसमें अगर कोई स्ट्रक्चर है, डायलिटेशन है, सब कुछ नजर आ जाता है, और ये इन्वेसिव भी नहीं है। ईआरसीपी जो है ये इन्वेसिव है, और इसको अब इसके
दो तरह के पर्पसेस होते हैं, एक तो थेराप्यूटिक पर्पसेस होते हैं, दूसरा इसके डायग्नोस्टिक होते हैं। डायग्नोस्टिक तो वैसे ईआरसीपी नहीं किया जाती, क्योंकि डायग्नोसिस के लिए तो एमआरसीपी बहुत अच्छी है। ईआरसीपी को सिर्फ थेराप्यूटिक इंडिकेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। करना ईआरसीपी में क्या है, सबसे पहले इसका प्रोसीजर समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि ईआरसीपी की थेराप्यूटिक यूजेस क्या है। इसमें ना एंडोस्कोप यूज़ की जाती है, इसका नाम ही यही है ना, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटिकोग्राफी। तो इसमें करना क्या, एंडोस्कोप पास करनी है। एंडोस्कोप को ना ऐसे मतलब ओरल कैविटी सेंटर की आइसोफिगस स्टमक से गुजरते हुए इसको सेकंड पार्ट ऑफ डूडेनम तक ले आना है। सेकंड पार्ट डूडेनम में आपको पता है एम्पुला वेटर है, यानी वो वाली ओपनिंग थी जहाँ पर बाइल डक्ट ओपन हो रही थी, इस एम्पुला वेटर में इंटर हो जाना। जब आपने इस एम्पुला वेटर में आप इंटर हुए, कैनुला यहाँ से पास किया, मतलब एंडोस्कोप तो डूडेनम तक ही रहेगी ना, उसका कैनुला फिर यहाँ पर आ जाएगा। कैनुला जब इसमें पास करना है तो कैनुला जो है ना उसके पास दो रास्ते हैं, या तो पेंक्रियास की तरफ पेंक्रियाटिक डक्ट में जा सकता है, या वो ऊपर सीबीडी में जा सकता है। तो आप इलीट चैनल को देखना चाह रहे हैं, आप उसको सीबीडी में जो है ना वो भेज दो। और अब क्या करना है आपने कि कैनुला की मदद से वाटर सोलुबल कंट्रास्ट इंजेक्ट कर देना है। वाटर सोलुबल कंट्रास्ट, ठीक है, वाटर सोलुबल कंट्रास्ट आपने इंजेक्ट कर देना है। और उसके बाद जैसे ही कंट्रास्ट जाएगा तो फिर आप वहाँ पे एक्सरे ले लोगे, ठीक है। अब एक्सरे में आपको नजर आ जाएगा कंट्रास्ट कहाँ तक जा रहा था, फिर वहाँ पे जाकर रुक गया, यानी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, इस तरह लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन भी नजर आ जाएगा। अगर कोई स्टोन होगा तो फिलिंग डिफेक्ट नजर आ जाएगा कि यहाँ पर फिलिंग ही नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ कोई स्टोन पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है। अगर कोई डायलिटेशन हुई है तो वो भी नजर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। और लेकिन अब इसको डायग्नोसिस के लिए ऐसा यूज़ नहीं करे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड और एमआरसीपी ऑलरेडी इतनी अच्छी हमारे पास डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन मौजूद है। बट स्टिल इसका थेराप्यूटिक रोल भी है, उसको अब हम देखते हैं कि क्या इसकी थेराप्यूटिक इंडिकेशन है जिसमें हम ये यूज़ करते हैं। इसके ना आपने 5S से याद रखना है। जैसे मैंने आपको वो याद करवाया था ना, टाइप ए जो ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस था उसके 4A थे, तो इस तरह से इसके 5S हैं। पहला एस इसका ईआरसीपी का क्या है कि स्टोन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सीबीडी का स्टोन हो, सीबीडी में स्टोन पड़ा हुआ है, तो आप ईआरसीपी की मदद से, यानी ईआरसीपी एम्पुला वाटर में गई थी, एम्पुला वाटर से इसको ले जाओ उस पर सीबीडी में, और वहाँ पे डोमिया बॉस्केट के साथ स्टोन को निकाल लो। दूसरा एस क्या, स्ट्रिक्चर, अगर सीबीडी का स्ट्रिक्चर है तो आप उसको डायलेट कर सकते हो बैलून कैथेटर या स्टेंट की मदद से। तीसरा है स्फिंक्ट्रोटमी। आप क्या कर सकते हो कि अगर एम्पुला वेटर में स्टोन है, उस स्फिंक्टर में स्टोन है, तो आप स्फिंक्ट्रोटमी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर जा रहा था ना इसका कैथेटर। तो आप क्या कर सकते हो, स्फिंक्ट्रोटमी कर सकते हो। चौथा है इसके है स्टेंट, आप पेंक्रियाटिक डक्ट में स्टेंट पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये चार हो गए। उसके बाद लास्ट क्या है, साइटोलॉजी, ब्रश साइटोलॉजी, कि आप जो है ना सीबीडी से या पेंक्रियाटिक डक्ट से आपने कोई डायग्नोसिस बनाना है कैंसर वगैरह का, तो आप वहाँ से सेल्स ले सकते हो, ब्लड साइटोलॉजी कर सकते हो। तो ये आसान तरीन इसकी थेरापेटिक इंडिकेशन है। ये पूछते होते हैं कि आप ईआरसीपी क्यों परफॉर्म करते हो, क्योंकि अब डायग्नोसिस के लिए तो हमें इसकी ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीज़ें जो ईआरसीपी की मदद से हम कर सकते हैं। स्टोन अगर सीबीडी का है वो रिमूव कर सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर है तो उसको डायलेट कर सकते हैं, स्फिंक्ट्रोटमी कर सकते हैं, स्टेंट पास कर सकते हैं, और ब्लड साइटोलॉजी कर सकते हैं। अब बात करते हैं परकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी, पीटीसी की। पीटीसी कब करते हैं, पीटीसी तब करते हैं जब ईआरसीपी फेल हो जाए। ईआरसीपी आप कर ही नहीं पाए। ईआरसीपी क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपने हिपैटिकोजेजुनोस्टमी की हुई थी पेशेंट की ऑलरेडी। अब हिपैटिकोजेजुनोस्टमी में ये होता है कि लिवर डायरेक्टली इन रिलेशन होता है जेजुनम के साथ। जैसे हम गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी करते थे ना, वैसे हम हिपैटिकोजेजुनोस्टमी भी कुछ प्रोसीजर्स में कर देते हैं जिनको आगे हमने पढ़ना है। तो हिपैटिकोजेजुनोस्टमी की हुई थी। और जब आपने हिपैटिकोजेजुनोस्टमी की हुई तो आप एंडोस्कोपी कहाँ से ले भी जाओगे ड्यूडेनम में, तो आप ड्यूडेनम से कैसे इंटर कर जाओगे, नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि लिवर तो जुडनम के साथ रिलेशन में नहीं है, लिवर तो जजनम के साथ रिलेशन में है और डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इसलिए फिर ना ईआरसीपी नहीं की जा सकती, फिर हम पीटीसी करते हैं। इसका प्रोसीजर अब देखते हैं। पेशेंट को सुपाइन लेटा देना है, और जो जिस एरिया पे आपने अभी नीडल इंसर्ट करनी है ना, उस सारे पे आपने लोकल एनेस्थीसिया देना है। लीवर का क्योंकि जो कैप्सूल होता है वो भी पेन के लिए सेंसिटिव होता है, उधर भी आपने सारा लोकल एनेस्थीसिया देना है, और डीप टिश्यू को भी लोकल, सारे टिश्यूज को आपने लोकल एनेस्थीसिया देती है, पेशेंट को पेन फील ना हो। अब फ्लोरोस्कोपी कंट्रोल की मदद से आपने एक चैबा नीडल होती है उसको इंट्रोड्यूस करना है लिवर में, ठीक है। परकुटेनियस यानी स्किन की तरफ से वो लिवर में जाएगी, और पेशेंट को है ना अपनी सांस रोक ले, जब आप लिवर इंजेक्ट करो, जब वो लिवर इंजेक्ट हो जाए अच्छी तरह से पोजिशनिंग उसकी हो जाए, फिर पेशेंट को है ना अब वो सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो छोटा सा ही प्रोसीजर होता है, ज़्यादा देर नहीं लगती, 1-2 मिनट में अंदर चली जाती है, फिर पेशेंट जो है ना उसकी रिलीव हो जाती है, वो ब्रीदिंग शुरू कर देता है। अब करना क्या, इसकी ना बेहतर है कि आपको इमेजिंग वगैरह भी देख लो ना, वरना पढ़ने से भी समझ आ रहा था। अब जो स्टिलेट है उसको आप नीडल उसको आप निकाल लोगे, और अब सिर्फ नीडल रह गई है जो आपने अंदर इंजेक्ट की है, नीडल के पीछे आप सिरिंज लगा दो, और सिरिंज में आपने कंट्रास्ट मीडिया फिल किया होना है। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने वो कंट्रास्ट मीडिया जो फिल किया ना, ये आपने अंदर डालना है, ठीक है, अंदर डालना है आपने। पहले आपने वहाँ से वो जो बिलरी सैंपल ले लेना है, एनालिसिस के लिए आपने बिलरी सैंपल ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने सारा कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर देना और डक्टल सिस्टम को फिल कर देना है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है। इसमें हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली नीडल लेकर जाकर सिरिंज में फिल करके कंट्रास्ट को अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक और इसका यूज़ होता है, वो ये होता है कि अगर जो है ना वो आपको बताओ कि वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है, ठीक है, और आपने उसका देख लिया एक्सरे पे कि कोई ब्लॉकेज है, अब आप क्या करो, आप ना एक गाइड वायर को पास कर दो, उस नीडल की मदद से गाइड वायर को पास कर दो। गाइड वायर अंदर चली गई चैनल तक। अब उसके ऊपर ना आप क्या करो,
एक कैथेटर इंसर्ट कर दो। अब वो कैथेटर इंसर्ट करके वो भी उसी गाइड वायर के ऊपर ऊपर होकर चली जाएगी बिलियरी चैनल तक। ये सब आप फ्लोरोस्कोपी से एक्सरे से देख रहे हो, गाइड कर रहे हो। अब क्या होगा, वो जो कैथेटर अंदर पहुंचेगी तो जो जितना भी अंदर बाइल जमा हुआ था, स्टेसिस हुई थी, वो सारी ड्रेन कर लो, ठीक है। जिससे जो है ना वो जितना जोंडिस वगैरह हुआ था वो सारा रिलीव हो जाता है और स्टेसिस रिलीव हो जाती है। तो ये भी पीटीसी में करते हैं। तो ये हो गया जी परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक एंजियोग्राफी। अभी बस स्टार्टिंग में चैप्टर की इसमें डिटेल हमने देख ली है। आगे जब भी हम पढ़ेंगे हम सिर्फ नाम इसका लिखेंगे और हमें समझ आ जाएगी कि हाँ इसकी डिटेल हमने की हुई है। लास्ट आ जाती है जी इन्वेस्टिगेशन रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग। हाइडा स्कैन इसको कहते हैं। इसमें करते क्या है, इसमें ना सबसे पहले नाम इसका देख लें, हिपैटिक 2,6 डाईमिथाइल डायमिथाइल इमाइनो डाई एसिटिक एसिड। ये स्कैन होता है टेक्नीटियम लेबल्ड। इसमें डेरिवेटिव यूज़ करते हैं अमाइनो डाई एसिटिक एसिड के, इसलिए उसका नाम भी अमाइनो डाई एसिटिक एसिड पे रखा हुआ है। अमाइनो डाई एसिटिक एसिड के हम जो है ना वो डेरिवेटिव यूज़ कर रहे होते हैं। उनको इंट्रावेनस इंजेक्ट करना है, मतलब डायरेक्टली लिवर में इंजेक्ट नहीं करना बल्कि वेन्स में इंजेक्ट कर देना है। अब जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल है सारे लिवर के, वो सारे इसको अस्काप्टेक करेंगे और फिर उसको बाइल में एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। होना क्या है कि हमने ये देखना है कि बाइल जो है ना, जहाँ पर भी हमें वो नज़र आ गया ना कि ये रेडियो एक्टिव जो है टेक्नीटियम लेबल्ड अमाइनो डाइस्टिक, हमें समझ आ रहा है अच्छा यहाँ पर बाइल है, क्योंकि लिवर ने उसको बाइल में इंजेक्ट करना है। अब होगा कि हम इसकी रेडिएशन पिक करते रहेंगे नॉर्मली। अगर सब कुछ नॉर्मल है, बाइल चैनल नॉर्मल है, नॉर्मल बाइल बन रही है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर भी हो रही है और ड्यूडेनम तक भी जा रही है, सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर गॉल ब्लैडर हमें 30 मिनट तक नजर आ जाना चाहिए कि 30 मिनट हमने इंजेक्शन लगा दिया, 30 मिनट बाद हमने उसका एक्सरे लिया है, उसका स्कैन लिया है, तो हमें जो है ना वो गोल ब्लैडर नजर आ गया। इसका मतलब है कि इस वक्त जो वो सारा डेरिवेटिव है ना वो गोल ब्लैडर में मौजूद है, ठीक है। और 1 घंटे के बाद हमें स्मॉल इंटेस्टाइन नजर आ जाना चाहिए कि 1 घंटे के बाद जो सारी बाइल है वो गोल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी, अगर रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हुई तो। लेकिन लेट्स सपोज कि 30 मिनट गुजर गया, आपको गोल ब्लैडर नजर नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वहां पर ब्लॉकेज है, सिस्टिक डक्ट ब्लॉक है और बाइल जो है वो इंटर ही नहीं हुई, गोल ब्लैडर में इंटर ही नहीं हुई, क्योंकि उसने ऐसे ही करना था ना, ऊपर लीवर से नीचे उतरना था कॉमन हेपेटिक डक्ट, और उसकी मदद सिस्टिक डक्ट की मदद से गोल ब्लैडर में जाना था। अब इसका मतलब सिस्टिक डक्ट ब्लॉक है, गोल ब्लैडर हमें नजर ही नहीं आया, ठीक है। और अगर आपको ड्यूडेनम नजर नहीं आई, गोल ब्लैडर नजर आ गया लेकिन 1 आवर के बाद ड्यूडेनम नजर, इसका मतलब बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये हेल्पफुल है, हाइडा स्कैन बहुत अच्छा है, इससे हमें नजर आ जाती है। तो हमने जितनी भी सारी टेक्निक्स देखी है ना, इन सब में हमारा मकसद ये है, हम ऑब्स्ट्रक्शन को देख रहे हैं, उसका लेवल देख रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन का, क्योंकि स्टोन बन जाते हैं ना इस एरिया में। इसकी मेन पैथोलॉजी ये है कि स्टोन बन जाते हैं, तो हम सब में यही देखने की कोशिश करें कि स्टोन का लेवल क्या है, उसकी साइट क्या है, ठीक है। चलें आगे, उसने बात की जी एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अट्रेजिया की। ये एक्स्ट्रावेटिक बिलियरी ट्रेसिया में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ही ना कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फिर वो प्रोसेस क्या करता है, प्रोग्रेसिवली जितनी भी एक्स्ट्रावेटिक बाइल लगता है ना उनको डिस्ट्रॉय करता रहता है। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि बाइल आगे जा नहीं पाती और सारी बाइल जो है वो इंट्राहेपेटिक डक्ट में स्टेसिस हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बाइल जमा होती रहेगी तो सिरोसिस हो जाएगा। इसके ना कुछ टाइप्स हैं, टाइप 1 2 3। टाइप 1 में क्या होता है कि जो ट्रीजिया हो रहा है वो सिर्फ कॉमन बाइल डक्ट का हो रहा है, कॉमन बाइल डक्ट तक रिस्ट्रिक्टेड है ट्रीजिया। टाइप 2 में क्या होता है कि इस ट्रीजिया जो है वो कॉमन हिपैटिक डक्ट तक है। और टाइप 3 में होता है कि जो ट्रेजिया है वो राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट का है, कि लीवर से बाइल बाहर ही नहीं आ रही, राइट हिपैटिक और लेफ्ट हिपैटिक ही ट्रेजिया हो चुका है उनका। कुछ इसके साथ एसोसिएटेड एनोमलीज भी होती हैं कि अगर किसी को एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्रेजिया हो किसी चाइल्ड को, तो उसको साथ कार्डियक लेजेंस भी होते हैं, पॉलीसिप्लीनिया हो सकता है कि स्प्लीन उसकी ज़्यादा है, साइटिस इन्वर्सिस हो सकता है, वेना केवा एब्सेंट होती है, या प्री ड्यूडेनल पोर्टल वेन होती है। तो इस तरह के कुछ ना उसको फीचर साथ होते हैं। अब क्लिनिकल फीचर अगर देखें तो आप खुद सोचेंगे क्या क्लिनिकल फीचर, तो जॉन्डस होगा और बहुत अर्ली जॉन्डस, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में जॉन्डस हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो जॉन्डस बढ़ता रहेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बाइल जमा होती रहेगी। स्टूल पेल होंगे, डार्क यूरन होगा, ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस की टिपिकल फीचर होता है कि पेल स्टूल, डार्क यूरन, और प्रोराइटिस होगा, ठीक है। और बाइल साल्ट की वजह से प्रोराइटिस होना शुरू हो जाएगा। स्टिटोरिया होगा कि सही से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही क्योंकि बाइल ही नहीं पहुंच रही, तो स्टिटोरिया हो रहा। और ओस्टियोमलेशिया होना शुरू हो जाएगा क्योंकि विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। बिलियरी रिकट्स इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं एब्जॉर्ब हो रहे, तो ऑस्टियोमलेशिया होता जाएगा। तो ये सारे टिपिकल फीचर हैं जो वैसे भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के आते हैं, बच्चों में ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि बच्चों को ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत होती है और बच्चों को जो है ना वो प्रोराइटस और जॉन्डिस ये सारी चीज़ें होंगी। डीडी से अगर हम बात करें तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की तरफ हमारा माइंड जा सकता है, क्योंकि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में भी ये होता है ना कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो लंग्स में पहुंचती नहीं है और लिवर में जमा होती रहती है, तो लिवर को ख़राब कर देती है। इंट्रावेनस फीडिंग हम कर रहे थे उसकी वजह से कोई कोलेस्टेसिस हो गया, ये कोलिडोकल सिस्ट है जिसको हम आगे कोलिडोकल सिस्ट को भी देखेंगे। तो ये सारी जो है डीडीज हैं। इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, अल्ट्रासाउंड आप कर लो, अल्ट्रासाउंड में आपको सारी जो इंट्राहेपेटिक बिलियरी चैनल है वो डायरेक्ट मिल जाएंगी और एक्स्ट्राहेपेटिक आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ट्रीजिया है, क्योंकि अभी बच्चा है ना, अभी गोल्ड स्टोन तो नहीं बन गया ना इतनी जल्दी, ट्रीजिया ही है ना। फिर आपने हाइडा स्कैन करनी है, हाइडा स्कैन आप करोगे तो आप इंजेक्शन के, मैंने कहा था 1 घंटे के बाद ड्यूडेनम नजर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे 24 घंटे के बाद भी आपको कोई ड्यूडेनम नजर कुछ नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है स्कैन जो है वो लिवर अपटेक तो किया लिवर के सेल्स ने, लेकिन वो बाहर नहीं निकला, कहीं से नजर नहीं आया, ठीक है। बिलिरुबिन आपको बच्चे का रेज मिलेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी रेज मिलेगा और लिवर फिर आप बायोप्सी कर लोगे।
ठीक है, ये सारा आपके पास आसान तरीन इन्वेस्टिगेशन है। ट्रीटमेंट इसका क्या करना है, इसका कैसाई प्रोसीजर होता है, फिर एक लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है। कैसाई प्रोसीजर में क्या करते हैं, ऐसा कैसाई प्रोसीजर आप सिर्फ तब परफॉर्म कर सकते हो कि अगर बच्चा जो है वो 8 वीक से छोटा है, 8 वीक से कम है, फ़ौरन से आपने डायग्नोस पहले दूसरे हफ्ते में डायग्नोस कर लिया, क्योंकि अगर आपने लेट किया ना तो फिर इसका फ़ायदा नहीं होना, इसीलिए जल्दी-जल्दी ये प्रोसीजर करने वाला होता है। इसमें करते क्या है कि जितनी भी बाइल डक्ट हैं उन सबको एक्साइज़ करते हैं और लिवर को जो है, लिवर कैप्सूल को और लिवर के कैप्सूल तक सारा जो है ना उसको एक्सपोज़ करते हैं, ठीक है? और क्या करते हैं, जेजुनम के साथ एनास्टोमोसिस करा देते हैं। वो जो हम बार-बार हेपेटोजेजुनोस्टोमी पढ़ रहे थे ना, वो ये इसमें भी की जाती है कि सारी बाइल को उतार दिया और लिवर को डायरेक्टली जेजुनम के साथ उसका एनास्टोमोसिस करा दिया कि लिवर में बाइल बनेगी और डायरेक्टली जेजुनम में जाएगी। तो इसको रोक्सेन-वाई प्रोसीजर कहते हैं और ये 8 वीक से पहले-पहले हो जाना चाहिए, वरना सिरोसिस हो जाती है। अगर आप ये प्रोसीजर जल्दी परफॉर्म कर दो, सक्सेसफुल रहे, तो 90% केसेज़ होते हैं कि बच्चे 10 ईयर्स तक सर्वाइव कर जाते हैं। वरना अगर ये प्रोसीजर ना किया जाए तो फिर सिरोसिस की वजह से 3 ईयर से पहले-पहले ही डेथ हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ये आपने करना होता है और अगर एनास्टोमोसिस फेल हो जाए या पेशेंट जो है ना वो 8 वीक के बाद आए कि सिरोसिस वगैरह डेवलप होना शुरू हो गया, तब आप लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ये आसान सा था ट्रीज़िया वाला टॉपिक। आगे है कोलिडोकल सिस्ट। कोलिडोकल सिस्ट में क्या होता है कि कंजेनिटली डायलिटेशन होती है। वहाँ पर कंजेनिटली ट्रीज़िया था, यहाँ पे कंजेनिटली डायलिटेशन है। अब ये डायलिटेशन इंट्राहेपेटिक भी हो सकती है, एक्स्ट्राहेपेटिक भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। वो जो आपको मैंने कैरोली डिजीज़ पढ़ाई थी ना लिवर वाले चैप्टर में, आपको याद हो शायद, वो इसी की एक टाइप थी, क्योंकि उसमें भी आपने देखा था ना कि डायलिटेशन थी और स्टेसिस था और इन्फेक्शन थे, सेप्सिस था, तो वो सारी इसी की एक टाइप थी। मैंने कहा था आगे इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसकी 5 टाइप होती हैं। मसला ये होता है कि हमने याद कैसे करनी है 5 टाइप। इसका ना निमोनिक बनाया हुआ है। मैंने क्या निमोनिक बनाया है इसका, कि एवरी कॉमन प्रॉब्लम बिगिंस इनसाइड, एवरी कॉमन प्रॉब्लम बिगिंस इनसाइड। अब इसका ई से, एवरी का ई जो है वो टाइप 1 के लिए है, कॉमन का जो सी है वो टाइप 2 के लिए है, प्रॉब्लम का पी टाइप 3 में आएगा, बिगन्स का बी टाइप 4 है और इनसाइड का आई टाइप 5 है। ई का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा हेपेटिक। टाइप 1 में सिर्फ एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट की डायलिटेशन है। कॉमन का सी, टाइप 2 में यानी सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट की डायलिटेशन है। टाइप 3 में पी यानी पेंक्रियास, जो इंट्रा पेंक्रियाटिक डक्ट है ना, वो उनकी डायलिटेशन है, ठीक है। इंट्रा इंट्रा पैंक्रियाटिक डायवर्टिकुलम बना हुआ है। और बिगन का बी, इसमें क्या, बोथ बोथ एक्स्ट्रा हेपेटिक और इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट की डायलेट कर दी है, सिस्ट बन गए उनमें। और लास्ट आई, आई में क्या, इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट की सिस्ट बने हैं, सिस्टिक डायलिटेशन हुई है। तो ये 5 इसकी टाइप्स हैं, रिवाइज करते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, वो कह रहा है टाइप 1 में एक्स्ट्रा हेपेटिक जो बाइल डक्ट है उनमें सिस्टिक डायलिटेशन हो जाती है, इंट्रा हेपेटिक नॉर्मल ही रहता है। सबसे कॉमन इसके टाइप 1 है, 7 to 20% ये पाई जाती है। टाइप 2 में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि इसको सी से याद रखना है, इसमें कॉमन बाइल डक्ट का डायवर्टिकुलम बन जाता है, रेयर है। टाइप 3 में इंट्रा पैंक्रियाटिक डायवर्टिकुलम बन जाता है, कि वहाँ से गुजरती थी ना कॉमन बाइल डक्ट, जब वहाँ से गुजरती है तो वहाँ से डायवर्टिकुलम बन जाता है। टाइप 4 में एक्स्ट्रापैटिक और इंट्रापैटिक दोनों डायलेट कर जाती है, और टाइप 5 में सिर्फ इंट्रापैटिक डायलेट करती है और एक्स्ट्रापैटिक नॉर्मल होती है। तो ये कैरोली डिजीज हम पीछे पढ़ कर भी आए हैं। प्रेजेंट कैसे करेगा बच्चा, इसकी प्रेजेंटेशन होगी कि बार बार कोलेंजाइटिस हो रहा है, क्योंकि देखिए कहाँ पर कहीं पर भी स्टेसिस हो, अब इंट्रापैटिक अगर सिस्टिक डायलिटेशन है वहाँ पे स्टेसिस हो रहा है, एक्स्ट्रापैटिक है वहाँ पे स्टेसिस हो रहा है, जहाँ डायवर्टिकुलम है वहाँ पे स्टेसिस, कहीं पे भी स्टेसिस हो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना है। जब इन्फेक्शन होगा तो उसको कोलेंजाइटिस कहते हैं। और कोलेंजाइटिस की टिपिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, फीवर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन और जॉन्डिस। ये होती है ना चारकोट ट्राइएड जो हम कोलेंजाइटिस में पढ़ते हैं, टिपिकल है ये कोलेंजाइटिस के लिए। तो यही वाली कोलेंजाइटिस के साथ प्रेजेंटेशन होगी, बिलियरी स्टेसिस की वजह से ये हो रहा है। और साथ आपको सिस्टिक मैस भी मिल सकता है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में एक मैस सा बना होगा या एपिगेस्ट्रियम में एक मैस सा बना होगा, ठीक है। तो ये हो गया जिसका आपने डायग्नोसिस बना लिया। अब आगे इन्वेस्टिगेशन अगर हमने करनी है तो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड आप कर लो, एमआरसीपी कर लो, आपको सिस्ट भी नज़र आ जाएगी, उसकी साइट भी नज़र आ जाएगी, उसकी टाइप भी नज़र आ जाएगी, टाइप 1 है, 2 है, 3 है, क्या है वो नज़र आ जाएगा। अगर सीबीसी कराओगे ल्यूकोसाइटोसिस मिल सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, कोलेंजाइटिस हो रहा है, बिलिरुबिन रेज्ड होगी होगी क्योंकि बाइल स्टेसिस हो रहा है, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्योंकि बिलियरी चैनल का मसला है। जिस भी बिलियरी चैनल का मसला है ना, जो भी आप साथ अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज मिलेगा, बिलिरुबिन रेज मिलेगा, ठीक है। और अगर कोलेंजाइटिस का एपिसोड चल रहा है तो आपको ल्यूकोसाइटोसिस भी मिल जाएगा। ट्रीटमेंट क्या करना है, अगर तो पेशेंट कोलेंजाइटिस के साथ आ गया कि फीवर है और यहाँ पर पेन है और ये सारा कोलेंजाइटिस की टिपिकल प्रेजेंटेशन है, तो आपने पहले उस इन्फेक्शन को ठीक करना है। आपने उसको एंटीबायोटिक्स देनी है, उसको सपोर्टिव मेजर्स देने हैं, ये सारा काम करना है कि पहले इन्फेक्शन खत्म हो। जब एक दफ़ा इन्फेक्शन खत्म हो गया, अब आप क्या करो, उस सिस्ट को पूरा एक्साइज कर दो, रिमूव कर दो और बाद में बिलरी इंटेरिक एनास्मोसिस बना दो, यानी हेपेटिक रेजिनोस्टमी कर दो, ठीक है। तो यही ट्रीटमेंट था उसका एट्रीजिया का और यही ट्रीटमेंट है कोलिडोकल सिस्ट का। प्रेजेंटेशन दोनों की डिफरेंट है। मैं रिवाइज कराती हूँ कि जो एट्रीजिया की प्रेजेंटेशन थी वो सारी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाली थी, कि प्रोराइटस, पेल स्टूल, डार्क यूरिन, जॉन्डिस, स्टिटोरिया, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन कोलिडोकल सिस्ट में क्या हो रहा है, इसमें कोलेंजाइटिस होते हैं, रिकरेंट अटैक कोलेंजाइटिस, इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तक नौबत ही नहीं पहुंचती, कोलेंजाइटिस के साथ ही पेशेंट आता है और फिर आप उसको ट्रीट कर देते हो।
चलें, नेक्स्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कोलीलिथियासिस या गोल्डस्टोन। गोल्डस्टोन कॉमनेस्ट बिलियरी पैथोलॉजी है। मैंने आपको बताया ना कि गोल्डस्टोन तो बहुत कॉमन होते हैं, और जिस हॉस्पिटल में कोई सर्जरी ना हो रही हो वहाँ पे भी कोलिसिस्टाइटिस के साथ और कोलीलिथियासिस के साथ पेशेंट आते हैं। कोलिसिस्टेक्टमी तो चल ही रही होती है क्योंकि कॉमनेस्ट ये पैथोलॉजी है। मोर देन 80% के जो गोल्ड स्टोन केसेज हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। पैथोजेनेसिस की क्या है कि इसमें दो तरह के स्टोन बन सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन, मिक्स स्टोन भी बाज़ औक़ात हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन की बात करें तो उनमें 4F याद करने होते हैं कि फीमेल जेंडर में ज़्यादा कॉमन है। फीमेल वो वाली जो फैटी यानी ओबीस होती हैं, और फीमेल जो फर्टाइल होती हैं यानी जिनकी रिपीटेड प्रेगनेंसीज चल रही होती हैं और 40 से ज़्यादा हो, तो उन फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है गोल्ड स्टोन्स। जो प्योर कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स हैं वो सिर्फ 20% होते हैं, और 5% जो स्टोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के साथ मिक्सिंग हुई होती है, ठीक है। और मिक्सिंग किसके साथ हुई होती है? कैल्शियम साल्ट के साथ, बाइल एसिड के साथ, बाइल पिगमेंट के साथ, फॉस्फोलिपिड के साथ। तो ये आसान सी कोलेस्ट्रॉल स्टोन की बात हो गई है। पिगमेंट स्टोन की बात करें तो पिगमेंट स्टोन जो होते हैं वो वाले स्टोन हैं जो ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। इनकी फर्दर दो टाइप होगी, ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक स्टोन को अगर देखें तो इनमें इनसॉल्युबल बिलिरुबिन होता है और कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये जो है ना यूजुअली हीमोलिटिक डिसऑर्डर की वजह से बने होते हैं, यानी पेशेंट में बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस हो रहा है, उसमें बिलिरुबिन बन ही बहुत ज़्यादा रहा है, और बिलिरुबिन जब इतना बन रहा है तो वो बिलिरुबिन जमा होकर स्टोन बना सकता है। तो इसमें बिलिरुबिन होगा, साथ थोड़ा बहुत कैल्शियम फॉस्फेट बाइकार्बोनेट होगा, और ये ब्लैक कलर होंगे। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया के पेशेंट में ज़्यादातर ये नज़र आ रहा होता है। कंसिस्टेंसी इनकी हार्ड होती है। और जो ब्राउन पिगमेंट बनते हैं ना, होते तो वो भी पिगमेंट स्टोन है, लेकिन वो जो है वो बिलियरी ट्री की इन्फेक्शन की वजह से बन रहे थे। बिलियरी ट्री का इन्फेक्शन ईकोलाई की वजह से हो गया, क्लेप्सिला की वजह से हो गया, बैक्टीरियोइड्स की वजह से हो गया, और उन बैक्टीरिया ने क्या किया, उन बैक्टीरिया ने बीटा ग्लूकुरोनाडाइज डाइज एंजाइम रिलीज किया। इस एंजाइम ने क्या किया, इसने जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन थी उसको कन्वर्ट कर दिया डी कॉन्जुगेटेड में, उसकी डी कॉन्जुगेशन कर दी। अब ये जो डी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये प्रेसिपिटेट होती जाएगी, जमा होती जाएगी, स्टोन बना देंगे, तो इसको ब्राउन पिगमेंट कहते हैं। अब ब्राउन पिगमेंट किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं बैक्टीरियल सेल बॉडीज के, और साथ इनके कैल्शियम बिलिरुबिनेट, कैल्शियम पाल्मिटेट, कैल्शियम स्टीरेट है, ठीक है। तो इसमें पाल्मिटेट, स्टीरेट, बिलिरुबिनेट है, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट था। अच्छा, अब उसके बाद जो है आप कॉन्सिक्वेंसेस देख लो कि गोल्ड स्टोन बन गए। अब वो चाहे वो पिगमेंट स्टोन थे या कोलेस्ट्रॉल स्टोन थे, जो भी था, अब उसकी फर्दर क्या चीज़ें होंगी। 80% केसेस में तो ये सिम्टोमेटिक रहेंगे अगर ये सिर्फ गोल ब्लैडर के अंदर है, बाइल डक्ट में नहीं गए, सिर्फ गोल ब्लैडर के अंदर है, तो 80% केसेस में ये एसिम्टोमेटिक होंगे। उसके अलावा बिलियरी कोलिक कर सकते हैं, और अगर ये स्टोन है और इन्होंने गोल ब्लैडर में स्टोन है, उन्होंने बाइल का रास्ता रोक दिया, तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, फिर इम्पाइमा गोल ब्लैडर हो सकता है, म्यूकोसील, म्यूकस का एक सील बन सकता है गोल ब्लैडर में। सबको आगे हमने डिटेल में देखना है इनको। गोल ब्लैडर की परफोरेशन हो सकती है, गोल ब्लैडर की गैंग्रीन हो सकती है, गोल ब्लैडर में कार्सिनोमा बन सकता है, ठीक है। ये सारी कार्सिनोमा, गैंग्रीन, परफोरेशन, इम्पाइमा, ये सारी हम आगे देखेंगे। इन द बाइल डक्ट, अगर स्टोन बाइल डक्ट में चला गया तो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है आपको पता ही है कि जॉन्डिस होता है, प्लूराइटिस होता है, और पेल स्टूल और डार्क यूरिन, ये सारी चीज़ें होंगी। अब जब स्टेसिस होगी बाइल डक्ट में तो कोलेंजाइटिस हो सकता है, जैसे गोल ब्लैडर में कोलिसिस्टाइटिस हो रहा था, बाइल डक्ट में कोलेंजाइटिस हो सकता है। इस स्टोन की वजह से जो बाइल डक्ट में स्टोन है, पेंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। और फिर एट द एंड जाकर अगर बहुत लंबे अर्से तक ये यहाँ पे रहा तो कोलेंजियोकार्सिनोमा भी करवा सकते हैं। और अगर ये स्टोन इंटेस्टाइन में चला गया तो फिर गॉल स्टोन इलियस हो जाएगा, ठीक है। ये होगी जी सारी बात कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या। अब सारे कॉन्सिक्वेंसेस को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन है, कि गॉल स्टोन पड़े तो हुए हैं 80% केसेस में, एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा फिर गोल्ड स्टोन है? हम कोई अल्ट्रासाउंड कर रहे थे और किसी इन्वेस्टिगेशन कोई और पर्पस के लिए कर रहे थे, हमें गोल्ड स्टोन नज़र आ गए। अब इनका क्या मैनेज करना है? क्या इनको निकाल दें, क्या करें? अब अगर तो आपको गॉल ब्लैडर पड़े हुए हैं और वो पेशेंट को कुछ नहीं कह रहे, तो कोलिसिस्टेक्टमी आप ना करो, कोई इंडिकेशन नहीं है कोलिसिस्टेक्टमी की। लेकिन कुछ केसेस ऐसी हैं जिनमें गोल्ड स्टोन चाहे एसिम्प्टोमेटिक भी हो लेकिन हम कोलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं। वो कौन से केसेस हैं? अगर पेशेंट डायबिटिक हो, एसिम्प्टोमेटिक गोल्ड स्टोन है लेकिन पेशेंट डायबिटिक है, तो कोलिसिस्टेक्टमी कर देंगे। अगर गोल्ड स्टोन जो है वो है और पेशेंट हीमोलिटिक एनीमिया का है, तो इस तरह तो बढ़ते जाएगा ना, ज़्यादा ज़्यादा बिलिरुबिन आती जाएगी, तो बेहतर आप कोलिसिस्टेक्टमी कर दो। अगर गोल्ड स्टोन है पीडियाट्रिक या यंग एज ग्रुप में है, और वो वाली जो फैमिली है उनमें वैसी गॉल ब्लैडर कैंसर की हिस्ट्री है, तो अब ये यंग पीपल है, ओल्डर एज तक जाते जाते कैंसर हो सकता है, तो इसीलिए आप उसकी कोलिसिस्टेक्टमी कर दो। अगर एक्रोमेगलिक पेशेंट है, और अगर प्रोसिलिन गोल ब्लैडर, आप लोगों को याद है मैंने जब एक्सरे आपको बताई थी कि एक्सरे में प्रोसिलिन गोल ब्लैडर को डायग्नोस कर लेते हैं, और प्रोसिलिन जो है वो एक इंडिकेशन है कोलिसिस्टेक्टमी की, क्योंकि ये कैंसर करवा देती है। तो इसीलिए अगर किसी में प्रोसिलिन गोल ब्लैडर है तो चाहे सिम्टम है नहीं, आपने उसको निकालना ही है, कोलिसिस्टेक्टमी करनी है। अगर गोल्ड स्टोन आपको लेप्रोटमी मिला है, आप किसी और रीजन के लिए लेप्रोटमी कर रहे थे और अब आपको गोल्ड स्टोन भी नजर आ गया, तो बेहतर आप कोलिसिस्टेक्टमी भी कर दो।
और अगर पेशेंट की बैरिएट्रिक सर्जरी हो रही थी ओबेसिटी के लिए उसको सर्जरी वो करवा रहा था, तो अगर आपको गोल्ड स्टोन मिल गए हैं तो आप गोल्ड स्टोन भी निकाल दो। तो ये सारी आसान तरीन इसकी इंडिकेशंस आ जाती हैं कि अगर एसिम्प्टोमेटिक गोल्ड स्टोन के केस में हमने कोलिसिस्टेक्टमी करनी है तो कब करनी है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस, हिमोलिटिक एनीमिया, पीडियाट्रिक या यंग एज ग्रुप है, फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, एक्रोमेगलिक पेशेंट है, प्रोसिलिन गोल्ड ब्लैडर है, या आपको सर्जरी कर रहे थे आपको गोल्ड स्टोन नजर आ गया तो वो भी उतार दो। अब आ जाता है जी एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, यानी गोल्ड स्टोन है और वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं है बल्कि उन्होंने कोलिसिस्टाइटिस करवा दिया है। जब कोलिसिस्टाइटिस करवा दिया तो क्या होगा, गोल्ड ब्लैडर जो है वो हाइपरीमिक एडिमेटस और टेंस सा होगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा। यूजली तब होता है जब गोल्ड स्टोन जो है ना वो हार्टमैन पाउच में चले जाते हैं। हार्टमैन पाउच में बताया था ना आपको कि आउटलेट के पास एक डायलिटेशन होती है, जब वहाँ चले जाते हैं तो फिर आउटलेट में से जो बाहर सेक्रेशन जानी थी वो नहीं जा पाती, अंदर ही जमा होती रहती हैं। फीचर्स इसके क्या है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होती है और पेन टिप ऑफ राइट शोल्डर की तरफ रेडिएट कर सकती है। टेंडरनेस होगा उस एरिया में, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर और माइल्ड जोंडस। ठीक है, ये सारी जो है वो कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस में जोंडस बहुत माइल्ड होता है और एंड पे जाके आता है। और जो था ना वो कोलेंजाइटिस, उसमें जोनस टिपिकल फीचर होता है। ठीक है, और मर्फी साइन इंपॉर्टेंट है, ये पूछते होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी आ रहा है इसमें। मर्फी साइन में क्या होता है कि जब आपने पेशेंट को पैल्पेट करना है, आपको लग रहा है कि कोलिसिस्टाइटिस का पेशेंट है, आपने उसमें मर्फी साइन चेक कर लेना है, आपने उसकी डी पैल्पेशन करनी है। और जब आप उसकी राइट अपर कोर्डियम में डी पैल्पेशन करोगे ना, तो उसका जो गोल ब्लैडर जो इन्फ्लेम, मैंने बताया कि हाइपरीमिक एडिमाटिस हुआ होगा, वो टच करेगा पेरिटोनियम के साथ और उसको इतनी सीवियर पेन होगी कि पेशेंट अपनी सांस रोक लेगा, विद होल्ड हिज ब्रेथ। ठीक है, तो ये मर्फी साइन इसको कहते हैं। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म से ही होगा ना, पेशेंट वॉलंटरी नहीं करेगा, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म आएगा, उसको इतनी स्वेयर पेन होगी कि उसका सांस रुक जाएगा। तो ये होता है जी मर्फी साइन। और एक बोअस साइन होता है, ये होता है कि अगर जो स्किन है ना वो स्कैपुला के पास जो स्किन होती है उसका हाइपरेस्थीसिया हो जाता है। ठीक है, ये भी साइन हम देख सकते हैं कोलिसिस्टाइटिस के लिए। इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, सबसे पहले आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिल जाएगा। अल्ट्रासाउंड आप सबसे यूजफुल है, मैंने पहले बताया था कि अल्ट्रासाउंड में थिक थिक वॉल्स मिलती हैं गोल ब्लैडर की, इसके वो पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड मिलता है। और सोनोग्राफिक मल्फी साइन भी मिल जाता है कि जब अल्ट्रासाउंड का प्रोब उस एरिया में जाता है तो तब पेशेंट को टेंडरनेस होती है, पेन होती है। तो ये मर्फी साइन, इसको सोनोग्राफिक मर्फी साइन कहते हैं। तो ये सारी अल्ट्रासाउंड पे आपको चीज़ें मिलेंगी, आपका डायग्नोसिस बन जाएगा। फिर हाइड्रा स्कैन हम करेंगे। हाइड्रा स्कैन में हम क्या करेंगे, उसमें पेशेंट को देखेंगे कि भाई इसका कॉन्ट्रास्ट हमने इंजेक्ट कर दिया, इसमें गोल ब्लैडर नजर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि सिस्टेड डक्ट में हार्टमैन पाउच में स्टोन पड़ा हुआ है। 24 आवर के बाद भी हमें गोल ब्लैडर नजर नहीं आएगा, हालांकि यूजली वो 30 मिनट के बाद नजर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रा स्कैन अल्ट्रासाउंड ने हमारा डायग्नोसिस बना लिया। सीक्वल इसका क्या हो सकता है कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस या तो खुद ही ठीक हो सकता है, रेजोल्यूशन हो सकती है, जैसे कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है, स्टोन खुद ही रिलीव हो गया और इन्फ्लेमेशन ठीक हो गई, या इम्पाइमा बन सकता है, पस जमा हो गया इम्पाइमा बन गया, या म्यूकोसिल बन सकती है, अंदर म्यूकोस जमा हो गया बहुत सारा, गैंग्रीन हो सकता है या परफोरेट कर सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसका कोलिसिस्टेक्टमी ही है, लेकिन पेशेंट जो है उसको पहले अच्छे से रिससिटेट, ये नहीं पेशेंट कोलिसिस्टाइटिस के साथ आया तो फौरन उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, पहले उसको रिससिटेट करो, उसको एनपीए कर दो, एंटीबायोटिक्स दो, एनाल्जेसिक्स दो, अच्छे सारे आईवी फ्लूइड्स दो। उसके बाद एक बहस चलती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा रिससिटेट करने के फौरन बाद उसकी अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी कर देनी चाहिए, मतलब 1-2 दिनों में कोलिसिस्टेक्टमी कर दो। और कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले पेशेंट जब कोलिसिस्टाइटिस के साथ आया उसको अच्छे से इन्फेक्शन को ट्रीट करो, फिर उसको छुट्टी दे दो, वो घर से आ जाए, फिर 6 से 10 हफ्तों के बाद वो आए और अब उसकी कोलिसिस्टेक्टमी करो, जिसको कहते हैं इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, अब जो तो इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी को फेवर करते हैं कि भाई इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी होनी चाहिए, वो कहते हैं कि क्योंकि अगर आपने जब इनिशियली पेशेंट कोलिसिस्टाइटिस के साथ आया था तभी आपने कोलिसिस्टेक्टमी करने की कोशिश की, तो वहाँ पे एडहेरेंस बन सकती है, फ्लैगमेंट बन सकता है और चांसेस हैं कि बिलियरी ट्री की भी इंजरी हो जाए, हैमरेज हो जाए, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि ये होता है कि 90% केसेस में जो कोलिसिस्टाइटिस है वो कंजर्वेटिव मेजर से ठीक हो जाता है। ठीक है, और जब वो कंजर्वेटिव मेजर से ठीक हो रहा है तो हमने अभी पेशेंट का ऑपरेशन क्यों करना है, फिर जब 6 से 10 हफ्ते बाद उसका इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब आप ऑपरेशन कर दो। वो ये वाला पॉइंट लेते हैं जो इंटरवल वाले हैं। ठीक है, और अब वो कंजर्वेटिव मेजर क्या बताते हैं कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करो, अगर आपने अभी सर्जरी नहीं करनी तो आप पेशेंट को एनपीओ रखो, उसको एंटीबायोटिक्स दो, स्पेशली ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट, और उसको आईवी फ्लूइड दो, एनाल्जेसिक्स दो, पेशेंट को मॉनिटर करते रहो। और मॉनिटर उसको क्यों करना है कि अगर कभी उसकी कंडीशन वर्सन हो गई, उसकी सिम्टम्स की वर्सनिंग हो गई, या उसकी आपको गैस नजर आना शुरू हो गई बिलियरी ट्री में, या आपको इम्पाइमा गॉल ब्लैडर नजर आया, या आपको नजर आया कि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस डेवलप होना शुरू हो गया है, या पेशेंट में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो गई है, यानी उसके गॉल स्टोन जो है वो उसके इंटेस्टाइन में पहुंच गए हैं, या उसका जो गॉल ब्लैडर उसकी परफोरेशन या गैंग्रीन हो गई है, मतलब कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाए, तब आपने अपनी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यहीं पर रोकनी है और पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है। ठीक है, चले, ये आपके पास हो गया जी इंटरवल वाले, वो ऐसे कहते हैं। फिर वो कहता है इन कंडीशन में है तो आप इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी फिर कर दो। ठीक है, अगर ये मैंने सारी कंडीशन बताई इनमें से कोई है। अब जो दूसरी टीम है जो अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी को सपोर्ट करती है, वो कहती है कि नहीं, जैसे ही पेशेंट आया उसको रिसिस्टेट करने के फौरन बाद उसका गोल ब्लैडर निकाल दो। वो कहती है ऐसा, वो क्यों कहते हैं क्योंकि जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है ना, आपने बताया को एनपीओ रखो, एंटीबायोटिक दो, ये 30% केसेस में तो वैसे ही फेल हो जाता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। दूसरा वो कहते हैं कि हो सकता है आपने उसको सारा कोलिसिस्टाइटिस को ठीक कर दिया है, लेकिन बाद में आप उसको घर भेज दिया है, तो जो 6 से 10 हफ्ते आपने वेट करना था उस दौरान उसको दोबारा कोलिसिस्टाइटिस हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। और तीसरा ये हो सकता है कि पेशेंट आपको आपने जब घर भेज दिया तो वो दोबारा आए ही ना कोलिसिस्टेक्टमी के लिए, क्योंकि लोग वैसे ही हॉस्पिटल से और सर्जरी के नाम से भागते हैं, तो वो आए ही ना।
ठीक है, तो वो तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए रिस्क पे चला गया ना, तो इसीलिए वो सपोर्ट करते हैं कि जब पेशेंट एक दफ़ा हाथ आ ही गया है, तो उसका इन्फेक्शन ठीक करने के बाद उसकी गॉल ब्लैडर को निकाल दो। फिर जी सारे झगड़े को ख़त्म उन्होंने एक तरीके से किया कि अगर आपके पास पेशेंट आया है, वो सीरियसली इल है, कोमॉर्बिड कंडीशन भी है, उसको बहुत अजीब-अजीब 7 बीमारियाँ भी हैं, उसको आप फ़ौरन ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि एनेस्थीसिया की बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ऐसे लोगों में। फिर आप उनमें करो परक्यूटेनियस कोलिसिस्टोस्टमी। ये क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की मदद से करते हैं। अब ये क्या होता है परक्यूटेनियस कोलिसिस्टोटमी क्या होता है? इसमें परक्यूटेनियस एक कैथेटर प्लेस कर देते हैं गॉल ब्लैडर के ल्यूमन में और मतलब इमेजिंग की मदद से अल्ट्रासाउंड की मदद से और वो जो है ना क्या करता है वो ड्रेन करता रहता है जो सिक्रीशन है सारी वो इस कैथेटर से ड्रेन होती रहती है और जो इन्फ्लेमेशन हुई थी स्टेसिस की वजह से वो सारी सेटल हो जाती है और ये सर्जिकल कोलिसिस्टेक्टमी का एक अल्टरनेटिव है ट्रांजिएंट सा अल्टरनेटिव है क्योंकि अभी पेशेंट सर्जरी बर्दाश्त नहीं कर सकता अभी ये कर दो उसके बाद जब कंडीशन थोड़ी पेशेंट की बेहतर होगी तो फिर आप सर्जरी कर देना ये थोड़ा थोड़ा वैसे ही है जैसे हमने ऊपर कुटेनियस पढ़ा था ना पीसीटी पढ़ा था उसमें भी हम कैथेटर प्लेस करके उसको ड्रेन कर लेते हैं तो इसमें भी हम वैसा करते हैं ठीक है नेक्स्ट है जी हम बार-बार कह रहे हैं कि कोलिसिस्टेक्टमी करनी है तो कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि कोलिसिस्टेक्टमी करते कैसे हैं लैप्रोस्कोपिक भी इसका वे है और ओपन भी कोलिसिस्टेक्टमी दो तरह की होती है लैप्रोस्कोपिक और ओपन जो लैप्रोस्कोपिक है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसने पहले लैप्रोस्कोपिक को सारा डिफाइन किया और उसने कहा कि इसमें स्टार्टिंग तो सारी ओपन जैसी होती है कि पेशेंट को आप ऑपरेशन थिएटर में लेकर आते हो उसको प्रिपेयर करते हो उसको ड्रैपिंग की जाती है सारी और जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है फिर एक पूरी कैथेटर पास करनी है एनजी ट्यूब पास कर देनी है एनजी नहीं सॉरी ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करनी है और कोलिसिस्टेक्टमी हो या अपेंडिसेक्टमी हो दोनों में पहले हमें न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करनी पड़ती है कि पेरिटोनियम में एयर हम इंसर्ट करते हैं गैस इंसर्ट करते हैं और ये दो तरीक़ों से इंसर्ट की जा सकती है एक में ये करते हैं कि जो आप जो है ना वो ओपन टेक्निक से करते हो एक में आप सिर्फ नीडल अंदर इंसर्ट कर देते हो ओपन टेक्निक में क्या करते हैं कि इंसिजन आपको लगाना पड़ता है बिलो द अम्बिलिकस फेशिया को इंसाइज करने के बाद पेरिटोनियम आ जाती है सारे मतलब पेरिटोनियम तक आप पहुंचते हो तो फिंगर की मदद से आपने पेरिटोनियम इंटर होना है और एक कैनुला अंदर इंसर्ट कर देना है कैनुला के जरिए अंदर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और पेरिटोनियल कैविटी में कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाएगी तो पेरिटोनियल कैविटी जो है ना वैसे बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल कैविटी डायलेट कर जाएगी दूसरा तरीका होता है वेरिस नीडल वाला वेरिस नीडल में ये नहीं करना कि इंसिजन दिया और उसको इंसाइज किया इसमें आपने डायरेक्टली नीडल इंसर्ट करनी होती है पेरिटोनियल कैविटी में और वो आपने जो है ना वो सब एम्ब्लाइकल इंसिजन की मदद से और उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी तो ये दो तरीके हैं जी आपके पास न्यूमा पेरिटोनियम बनाने के आप ये सारे तरीके नहीं आपने अगर पेपर में आपको ये सर्जरी आ रही है अपने ये तरीके नहीं लिखने आपने लिखना है पेशेंट को हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया और उसके बाद हमने पेशेंट का न्यूमो पेरिटोनियम क्रिएट किया अब पेरिटोनियम आगे हम जो है ना वेरिस नीडल की मदद से भी कर सकते हैं और किनोला की मदद से भी सिंपली ये लिख देना है फिर आपने बात करनी है जी न्यूमो पेरिटोनियम क्रिएट हो गई अब आपने क्या करना है कि वो जो एम्ब्लाइकल वाला पोर्ट था उसकी मदद से ट्रोकार कैनुला 10 mm का ट्रोकार कैनुला इंसर्ट कर देना है और 30 डिग्री का लेप्रोस्कोप इंसर्ट कर देना है ठीक है लैप्रोस्कोप क्या करेगा लैप्रोस्कोप की मदद से आप अंदर से सारा देखोगे पेरिटोनियल कैविटी के जो है ना वो सारा एग्जामिन उसको करोगे फिर आपने 3 फर्दर पोर्ट्स बनाने एक पोर्ट आपने बनाना है जस्ट बिलो द जाइफिस्टर्नम एक आपने बनाना है मिड क्लेविकुलर लाइन में ट्रांस पाइलोरिक प्लेन में और एक आप बनाओगे 5 mm का ही एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में जस्ट बिलो द कोस्टल मार्जिन तो 3 कहाँ पर हो गए एक तो आपने पहले एम्ब्लाइसी वाला बनाया हुआ था ना वो तो फोर्थ वन है बाकी 3 आपने बनाने हैं एक 10 mm का बनाना है जस्ट बिलो द जेफिस्टर्नम ठीक है 5 mm का आप बनाओगे मिड क्लेविकुलर लाइन में ट्रांस पाइलोरिक प्लेन में आकर और 5 mm का बनाओगे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में एक मिड क्लेविकुलर लाइन में एक इंटीरियर एक्सिलरी लाइन में तो ये 3 पोर्ट बन गए ठीक है और साथ उसने ना फिगर में ये चारों पोर्ट दिखा भी दिए एक हम लाइकस वाला जहाँ से आपने लेप्रोस्कोप इंटर की हुई है और 3 ऊपर एक ही लाइन में बनाए हैं अच्छा अब करना क्या है कि गॉल ब्लैडर फंडस को आपने आइडेंटिफाई करना है ठीक है मतलब आप अंदर सारे अपने इंस्ट्रूमेंट ले गए हो अब गॉल ब्लैडर फंडस को आपने आइडेंटिफाई करके ना उसको पकड़ना है और उसको सुपीरियरली रिट्रैक्ट करना है फंडस को पकड़ के सुपीरियरली रिट्रैक्ट करना है और दूसरे ग्रास्पर की मदद से गॉल ब्लैडर को पकड़ के उसके इनफंडिबुलम को पकड़ के लैटरली रिट्रैक्ट करना है साथ फिगर देखें ए जो फिगर है बॉडी को लैटरली कर रहे हैं खींच रहे हैं और रिट्रैक्ट कर रहे हैं और फंडस को सुपीरियरली इससे क्या होगा इससे कैलेट ट्राइंगल जो गार्बेडर के नीचे कैलेट ट्राइंगल है वो नजर आना शुरू हो जाएगी ये वो एरिया है जिसमें सिस्टिक डक्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट और इंफीरियर एज ऑफ लिवर ने इसकी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं इस एरिया को जेंटली डाइसेक्ट करना है अगर इसमें कोई पेरिटोनियम में कवर किया हो तो उसको क्लियर करो उसको जेंटली आहिस्ता आहिस्ता डिसेक्ट करना है इसमें आपको मिलेगी सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी क्योंकि ये तो नहीं ना गॉल ब्लैडर को ऐसी बाहर निकाल लेना है पहले उसकी डक्ट और आर्टरी को कुछ करना है ना आपको डक्ट और आर्टरी मिल गई अब इनकी क्लिपिंग करो क्लिप लगाओ इनको क्लिप लगाने के बाद आप इसको काट दो ठीक है आर्टरी को भी ऐसे ही करो डक्ट को भी ऐसे ही करो उनको डाइसेक्ट करो फिर जो है ना आपने करना है कि जो गोल ब्लैडर है उसको रिमूव करना है अब आपने डक्टर आर्टरी को लाइगेट कर दिया अब आप गोल ब्लैडर को रिमूव करो और एक उनमें से एक पोर्ट के जरिए निकालो जो आपने 3 पोर्ट बनाए थे यूजुअली एपिगेस्ट्रिक पोर्ट के जो सबसे ऊपर वाला था उसके जरिए गोल ब्लैडर को बाहर निकाल लेते हैं ठीक है तो इस तरह से जो है वो आपका हो गया अब आपने करना ये है कि आप पहले बी फिगर्स पे आ जाओ ए पे आपको समझ आ गया कि आप जैसे ही उसके अंदर गए आपने उसको फंडस को रिट्रैक्ट किया सुपीरियरली और बॉडी को इनफंडिबुलम को रिट्रैक्ट किया लैटरली अब बी वाले फिगर पे आओ बी में देखो कि वो सिस्टिक डक्ट को देख रहा है मतलब उसने
अपने ना सिस्टिक डक्ट आपको सामने करके दिखाई हुई है, ये जो स्किन कलर में है। अब इस पे वो क्लिप लगाएगा। अब सी पे देखो उसने क्लिपिंग की हुई है ना, क्लिप्स लगाए हुए हैं, इस पे 2 क्लिप्स नज़र आ रहे हैं आपको। एक ऊपर है, एक नीचे है डक्ट पे। फिर वो क्या करे, उन क्लिप्स के दरमियान सीज़र की मदद से काट दिया उसने। ठीक है, सीज़र की मदद से उसने काट दिया। तो सिस्टिक अब डी वाली में देखो सिस्टिक डक्ट कटी हुई है, एक क्लिप ऊपर लगा हुआ है, एक क्लिप नीचे लगा हुआ है, लेकिन दरमियान से कटी हुई है। बिल्कुल वैसे ही उसने आर्टरी के साथ किया, आर्टरी में क्लिप लगाया, फिर आर्टरी को दरमियान से काट दिया। और ई वाली में देखो सिस्टिक डक्ट भी कटी हुई है, आर्टरी भी कटी हुई है और क्लिप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो दोनों काट गई और फिर जो है ना वो उसको पकड़ के डाइसेक्ट कर लिया गोल ब्लैडर को और एपिगेस्ट्रियम पोर्ट से बाहर निकाल दिया। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है कोलिसिस्टेक्टमी, जिसको मैंने सारा आपको डिटेल में बता दिया है। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ हैजर्ड्स की। है तो ये दिखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ हैजर्ड्स होते हैं। आप बोवल को या वेसल को इंजरी कर सकते हो। सीबीडी, पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, इन सब का किसी का डैमेज हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपने शुरू तो लेप्रोस्कोपी से की थी, लेकिन आप इसको कंप्लीट ना कर सको और आपको इसको ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में कन्वर्ट करना पड़ जाए। ठीक है, 3% केसेस में ही होते हैं। और 3% जो है वो इलेक्टिव केसेस में ही होता है और 20% एमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी के केसेस में ही होता है कि आपको ओपन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये भी हो सकता है कि जो आपने न्यू पेरिटोनियम क्रिएट किया था उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी एब्जॉर्ब हो गई और उसने फर्दर जो है वो मसले करवा दिए। और ये हो सकता है कि गॉल ब्लैडर की एक्सीडेंटल परफोरेट हो गई, कि आप उसको निकालने लगे थे लेकिन वो परफोरेट कर गया तो उसके सारे कैलकुलेट वहाँ पे स्कैटर हो गए। ये भी हो सकता है, फिर आपको ओपन करनी पड़ेगी। तो ये सारे जो है कुछ हैजर्ड्स हैं। इंजरी हो गई, गॉल ब्लैडर परफोरेट कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो गई, या प्रोसीजर ही आप कंप्लीट नहीं कर पाए, आपको ओपन में कन्वर्ट करना पड़ा। कुछ इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उन केसेस में हम लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी करते ही नहीं है। ये किन केसेस में, अगर पेशेंट सीओपीडी का हो या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का हो, क्योंकि ये लोग जो है ना वो निमोपेरिटोनियम को टॉलरेट नहीं करेंगे, तो इनमें आप नहीं करते। या सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो या एंड स्टेज हो लिवर डिजीज की, तो मसला या लिवर का है या हार्ट का है या लंग्स का है, इन केसेस में आपने नहीं करनी लेप्रोस्कोपी। आगे बात करते हैं जी ओपन। अगर लेप्रोस्कोपी आपको समझ आ गई है ना तो ओपन बहुत आसान है। बस ओपन में एक इंसिजन अच्छे से याद कर लें, जैसे लेप्रोस्कोपी में पोर्ट याद करने हैं ना कि पोर्ट की पोजीशन क्या क्या है, ओपन में हम इंसिजन इंसिजन याद करते हैं। इसको कहते हैं राइट सब कोस्टल या कोचर इंसिजन। ये होता कहाँ पर है, राइट सब कोस्टल यानी सब कोस्टल मार्जिन के नीचे होता है, अपर राइट ट्रांसफर्स होता है। और इसके अलावा हम राइट पैरामीडियन इंसिजन के जरिए भी कर सकते हैं कोलिसिस्टेक्टमी। अब राइट कोस्टल इंसिजन को उसने डिफाइन किया, उसने कहा 3 to 4 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है, बिलो एंड पैरेलल टू राइट कोस्टल मार्जिन होता है, मतलब जो कोस्टल मार्जिन राइट साइड पे है ना उसके नीचे होगा और पैरेलल होगा, जीफिस्टेडम से शुरू होकर ये 9th कोस्टल कार्टिलेज तक जाता है। साथ ही साथ हमको फिगर में इंसिजन दिखा भी दी है। इस इंसिजन के बाद आप स्किन को, सबक्यूटेनियस टिश्यू को, जो रेक्टस शीथ आती है उन सबको साथ साथ इंसाइज करते रहते हो, फिर आपका रेक्टस मसल आ जाता है, मीडियल साइड पे रेक्टस मसल आ जाता है और लेटरल साइड पे ट्रांसवर्स अब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लीक आ जाता है जब आप रेक्टस शीथ को इंसाइज करते हो ना उसके बाद। फिर आप ये जो मसल है इनको, पहले तो आप सिर्फ ये कोशिश करते हो कि जो रेक्टस मसल है सिर्फ उसको डिवाइड करें और नीचे गोल ब्लैडर तक चले जाएं, ये जो इंटरनल ओब्लीक वगैरह इनको हम ना ही छिड़ें। लेकिन बाज़ औक़ात अगर इससे व्यू अच्छा ना आ रहा हो, आपको सही व्यू ना मिल रहा हो, तो एडिक्वेट व्यू के लिए, एडिक्वेट एक्सपोजर के लिए आप जो ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस है या इंटर ओब्लीक मसल है इसको भी डिवाइड कर सकते हो जो लैटरली पड़े हुए थे, और फिर आप एब्डोमेन में इंटर कर सकते हो। पेरिटोनियम को ओपन करोगे फोर्सेप की मदद से। पेरिटोनियम को जब ओपन कर लिया, अब आपका गोल ब्लैडर नजर आ रहा है। गोल ब्लैडर में आपने आपने क्या करना है कि गोल ब्लैडर के इर्द गिर्द स्पंजेस रख देने हैं। ठीक है, आपको याद आया कि जब हमने हाइड्रेटेड सिस्ट की सर्जरी पड़ी थी उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम प्रोटोस्कोलिसिडल एजेंट में ना स्कोप करके तो गॉजेस को रख रहे थे कि कहीं इसके जो सिस्ट है ना वो इधर उधर ना कहीं चले जाएं, क्योंकि अगर इधर सिस्ट, इसका डॉटर सिस्ट कहीं पेरिटोनियम में या एब्डोमेन वॉल में चला गया, हमने तो इसको सिस्ट को बाहर निकाल देना, लेकिन उसके बाद उस डॉटर सिस्ट से नई सिस्ट बन जानी है, रीक्रस हो जानी है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर देखिए उसने किया। उसने क्या किया कि गोल ब्लैडर को तो एग्जामिन कर रहा है, लेकिन साथ उसने ना पैक रखनी है। एक पैक उसने रखा है कि फर्स्ट पैक जो उसने रखा है वो कोलोन को नीचे डाउनवर्ड उसने पुश करने के लिए रखा है कि कोलोन नीचे रहे, डाउनवर्ड रहे, और जो बोवल है वो अंदर ऑपरेटिव फील्ड में इंटर ना हो। दूसरा उसने जो पैक रखा है वो स्टमक और डुओडेनम के साइड पे रखा है कि ये जो है ना रिट्रैक्टेड रहे, ऑपरेटिव फील्ड में ना आए। और तीसरा उसने रखा है लीवर की विसरल सरफेस पे कि ऊपर वाली साइड पर रहे, और पूरा उसने व्यू सिर्फ गोल ब्लैडर का ले लिया है। ठीक है, तो ये 3 स्पंजेस उसने रखे हैं, ये आपने याद रखने हैं। स्पंजेस को रिट्रैक्टर की मदद से जो असिस्टेंट होंगे ऑपरेशन थिएटर में पकड़ के रखेंगे कि स्पंजेस नीचे ना आ जाए, गोल ब्लैडर फुली एक्सपोज होगा। अब करना क्या है, करना वैसे ही है जैसे लेप्रोस्कोपी में किया था कि एक तो गोल ब्लैडर की नेक पे रिट्रैक्शन लगानी है और उसको थोड़ा जब हम रिट्रैक्ट करेंगे तो हमें कैलेट ट्राइंगल नजर आ जाएगी। उस कैलेट ट्राइंगल के ऊपर अगर कोई पेरिटोनियम है तो उसको आराम से डाइसेक्ट कर देना है और आपको सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी नजर आएगी। अब सिस्टिक डक्ट को लाइगेट करना है, डिवाइड करना है, वैसे ही सिस्टिक आर्टरी को लाइगेट करना है, डिवाइड करना है। और अब जो है ना वो आपने क्या कर रहे हैं ना, हीमोस्टेसिस को सिक्योर करना है कि कहीं से कोई ब्लीड तो नहीं हो रहा, कोई मसला तो नहीं हो रहा। फिर जो है ना प्रिंगल मैनूवर इसमें अप्लाई करना होता है। प्रिंगल मैनूवर में अगर अगर ब्लीडिंग हो रही हो ना तब हम करते हैं हीमोस्टेसिस को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक उसने चीज़ यहाँ पे ऐड की हुई है कि हो सकता है कि बाजू का तो आप रिट्रैक्ट तो कर रहे थे इनफंडिबुलम को और फंडस को, आपको लेकिन कैलेट ट्राइंगल या सिस्टिक डक्ट आर्टरी नजर नहीं आई। उस केस में क्या करना है, उस केस में ना आप गोल ब्लैडर को फंडस की तरफ से डाइसेक्ट करना शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ डाइसेक्ट करते आओ, तो आपको डक्टल और वेस्कुलर नोट भी नजर आ जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं रिट्रोग्रेड
कोलिसिस्टेक्टमी या फंडस फर्स्ट मेथड, तो ये भी बाजू का पेपर में आ सकता है। तो आपने याद रखना है कि इसमें हम फंडस की तरफ से डायसेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और नीचे की तरफ आते रहते हैं, तो हमें वेसल्स और फिर वो नजर आ जाती हैं। ठीक है, चलें फिर आपने गॉलब्लैडर को निकाल लेना है बाहर, एब्डोमेन को बंद कर देना है, पेरिटोरियम को बंद कर देना है, ट्रांसवर्सिस और इंटरनल ओब्लिक मसल को अगर आपने काटा हुआ था तो इनको बंद कर देना है, और रेक्टस मसल को अप्रोक्सीमेट कर देना है, एंटीरियर सेक्टर शीथ को बंद कर देना है, और स्किन को भी सूचर्स लगा देने हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया जी आपका ओपन सर्जरी। आसान है, इसमें लेप्रोस्कोपी से एडिशनल चीज़ें क्या, एक तो इसमें इंसिजन देना पड़ा है, थोड़ा बहुत मसल्स हमने जो है ना वो काटे हैं, और फिर जो है ना वो इसमें वैसा ही प्रोसीजर है। स्पंजेस इसमें रखे हैं, वो जरा एडिशनल चीज़ है, वो आपने याद रख लेने हैं। 3 स्पंजेस जो मैंने आपको बताया, एक कोलोन के लिए, दूसरा स्टमक और डुodenum के लिए, तीसरा विस्कल सरफेस ऑफ लिवर के लिए। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं जी, एक तो इसमें भी डैमेज हो सकता है हेपेटिक डक्ट का, सीबीडी का, कि जब आप ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोई मैनूवर कर रहे थे तो वो डैमेज हो गई, या इसमें हेपेटिक आर्टरी का डैमेज कर दिया आपने, या इसमें बाइल लीक कर गई, बिलरी पेरिटोनाइटिस हो गया, और यहाँ आपने जो है वो गॉलब्लैडर को निकाला लेकिन कुछ स्टोन मिस हो गया, सीबीडी में कुछ स्टोन था वो मिस हो गया, या वूंड की कॉम्प्लिकेशन हो गई, हीमाटोमा बन गया, इन्फेक्शन हो गया, इंसीनल हर्निया हो गया। ये जो हीमाटोमा, वोन इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और इंसीनल हर्निया, ये तो हर किस्म की सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है ना। एडिशनल इसमें यही है कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर की इंजरी हो सकती है। चलें आगे है जी पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम। ये क्या होता है पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सिंड्रोम है। इसमें होता ये कि पेशेंट को ना जो सिम्टम थी सारी वो कोलिलिथियासिस या कोलिसिस्टाइटिस की थी, आपने उसकी कोलिसिस्टेक्टमी कर दी सिम्टम्स के लिए। अब कुछ दिनों के बाद वो आ गए उन्हीं सिम्टम के साथ दोबारा। आपने तो कोलिसिस्टेक्टमी नहीं सिम्टम्स की वजह से की थी, अब दोबारा वो उन्हीं सिम्टम्स के साथ आ गए। ऐसा क्यों है, क्यों ये उसके सिम्टम्स आ गए? इसके कुछ कॉजेज हो सकते हैं कोई स्टोन आपने अंदर ही छोड़ दिया हो सीबीडी में, या स्टोन रिकरेंस हो गई हो, या गोल ब्लैडर की डक्ट का कोई रेमनेंट अंदर रह गया हो, डक्ट का या गोल ब्लैडर का, बाइल डक्ट के स्ट्रक्चर्स बन गए हो, कोई आर्ट्रोजेनिक इंजरी हो गई हो, कोई पेपिलरी स्टेनोसिस हो गया हो, बिलियरी डिस्काइनेसिया हो गया, इनमें से कुछ भी कॉज हो सकता है। उसको पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द पेशेंट हु कंटिन्यू टू कंप्लेन ऑफ सिम्टम फॉर विच कोलिसिस्टेक्टमी वाज परफॉर्म्ड। कंटिन्यू टू कंप्लेन, वही सिम्टम कंप्लेन की जा रही है फॉर विच कोलिसिस्टेक्टमी वाज परफॉर्म। अब इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है, देखा जाता है कोई स्टोन हम अंदर तो नहीं छोड़ा है, कोई सिस्टिक डक्ट का स्टम्प तो नहीं छोड़ा है, कोई इंजरी तो नहीं करा है। ईआरसीपी परफॉर्म की जाती है, अगर कोई स्टोन सीबीडी में पड़ा तो उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने ईआरसीपी की ये यूज़ देखा था कि इसकी मदद से हम स्टोन को रिमूव कर लेते हैं। आगे बात की जा रही है जी उसकी इम्पाइमा गॉल ब्लैडर की। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में कुछ भी नहीं है, इसको बस ये होता है कि इसमें गॉलब्लैडर की फाइब्रोसिस हो जाती है, गॉलब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, और इसको कोलिसिस्टेक्टमी से ट्रीट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ना वो इम्पाइमा गोल ब्लैडर और म्यूकोसील ऑफ गोल ब्लैडर है, उसको देखते हैं। इम्पाइमा गोल ब्लैडर में क्या होता है कि इम्पाइमा वर्ड यूज है जहाँ पे पस हो, कि गोल ब्लैडर में पस फॉर्मेशन हो गई है। ये अब क्यों पस बन गई है कि पहले पेशेंट को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हुआ होगा, अब जो स्टोन था वो हार्टमैन पाउच में था, वो बाइल अंदर जमा होती गई, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेसिस की वजह से इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, और वो जितना भी अंदर सारा कंटेंट जमा था वो सारा पस वाला बन गया, इन्फेक्टेड बन गया। इसकी प्रेजेंटेशन होती है पेन राइट हाइपोकोंड्रियम में हो रही है, टेकिकार्डिया, टेम्परेचर और सिस्टेमिक साइन आते हैं टॉक्सिसिटी के। कोलिसिस्टाइटिस में सिस्टेमिक साइंस तो नहीं आ रहे थे ना, अब उसको टॉक्सिसिटी के सिस्टेमिक साइंस आते हैं, और एक टेंडर सा मैस पैल्पेबल होता है। ट्रीटमेंट इसका जो है वो कोलिसिस्टेक्टमी है।